तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स का आज है डे नंबर 9 और जनाब आज के दिन हम लोग सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने वाले हैं प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। प्रिंटफ फंक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं और ये फंक्शन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रिंटफ फंक्शन के बारे में जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। अब जनाब जब हम लोग कभी भी फंक्शन वर्ड सुनते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि फंक्शन इसका मतलब कुछ काम हो रहा होगा, ठीक है। फंक्शन कोई भी हो कुछ ना कुछ काम करके हम लोग को देता है, पर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। अब जनाब इससे पहले मैंने जो ट्यूटोरियल्स बनाए सी प्रोग्रामिंग के उसके अंदर मैंने प्रिंटफ का कई बार यूज़ किया है, तो हो सकता है आपको प्रिंटफ के बारे में मालूम हो कि क्या होता है प्रिंटफ से, पर प्रिंटफ का सही यूज़ करना आज की वीडियो में आप समझने वाले हो। अब जनाब प्रिंटफ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये फंक्शन करता क्या है, ये आउटपुट देता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो अगर आपको यूज़र को शो करानी है, आउटपुट देना है तो प्रिंटफ की मदद से ही दोगे, चाहे वो कोई मैसेज हो या फिर वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ कोई डेटा हो सकता है वो नंबर्स में हो या फिर डेसिमल नंबर्स में हो या फिर आपके कैरेक्टर्स में हो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप यूज़र को शो करा रहे हो, मतलब प्रिंट करा रहे हो, दिखा रहे हो, तो वो काम कौन करेगा, वो प्रिंटफ फंक्शन ही करेगा। तो प्रिंटफ फंक्शन अगर कोई पूछता है क्या करता है तो आप उससे बता दो प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट का काम करता है, कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट कराता है, यूज़र को दिखाता है। वो मैसेज हो सकता है, वो आपका वेरिएबल के अंदर स्टोर डेटा भी हो सकता है, ओके। तो प्रिंटफ के बारे में हम लोग आज प्रैक्टिकल ज़्यादा समझने वाले हैं, थ्योरिकल कुछ इसमें ज़्यादा समझने को है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल 1 बाय 1 करके देखेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन कितनी तरीके से यूज़ किया जाता है। अब जनाब आप अभी जो ये कोड देख रहे हो ये आपका इनिशियल कोड होता है सी प्रोग्राम का। आप कोई भी सी प्रोग्राम बनाएं ये कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ऊपर नोटिस करते हैं कि ये मैंने बताया था कि ये हेडर फाइल होती है, ठीक है, stdio.h, ठीक है। इस हेडर फाइल को हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने बताया था कि जो प्रिंटफ फंक्शन होता है और आपका स्कैनफ फंक्शन होता है उसका जो कोड होता है जिसके कारण वो चल पाता है वो सारा इसके अंदर स्टोर होता है stdio.h। ये आपकी हेडर फाइल है, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शन होते हैं उनका कोड स्टोर होता है। तो इनपुट और आउटपुट का कौन सा फंक्शन है, आउटपुट के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है और इनपुट के लिए आपका स्कैनफ फंक्शन यूज होता है। तो स्कैनफ के ऊपर जब वीडियो आएगी तो वो आप अच्छे से समझ जाओगे। आज जो आउटपुट फंक्शन है जो कि प्रिंटफ है उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप प्रिंटफ फंक्शन अपने कोड के अंदर आप यूज करना चाहते हो तो आपको ये फाइल इंक्लूड करनी ही होगी। इसीलिए सभी सी प्रोग्राम के अंदर आप देखते हो टॉप पे सबसे पहले ये फाइल लिखी होती है, क्योंकि ये हेडर फाइल अगर आपकी इंक्लूड नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ आप प्रिंट भी नहीं करा सकते हो और ना ही यूजर से कोई इनपुट ले सकते हो, तो वहाँ पे फिर आपका सी प्रोग्राम काम ही नहीं करेगा। तो ये अगर आपकी में सबसे पहले लिखा गया है तो आप आज समझ चुके हो कि क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो अब प्रिंटफ के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटफ एक फंक्शन है तो हम लोग प्रिंटफ लिखते हैं और ये प्रिंटफ फंक्शन जैसे कि आप सी प्रोग्राम पढ़ रहे हो तो सी प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंटफ यूज़ करते हो। उसी तरीके अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें होती हैं। लाइक C++ में जब आप करते हो तो उसी को काउट करते हो, काउट लिखा जाता है, ठीक है। प्रिंटफ को ही काउट लिखा जाता है, COUT। और अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो वहाँ पे console.log लिखा जाता है। तो मतलब सेम चीज़ें हैं, बस सिंटेक्स अलग है। किसी में प्रिंटफ लिखा जा रहा है, किसी में काउट लिखा जा रहा है, किसी में console.log लिखा जा रहा है, नाम बदले हैं, काम सबका एक ही है। तो यहाँ पे सी प्रोग्राम में आउटपुट दिखाने के लिए आपने प्रिंटफ लिखा, उसके बाद में पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाना होता है। तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट आप शिफ्ट दबाइए और उसके बाद में इस तरीके से 9 वाली बटन दबाइए, ऊपर जो होती है आ गया पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस ब्रैकेट ये दर्शाता है कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन के आगे देखिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगता है। ये ऊपर आपका मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन के भी आगे देखो पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है। अब जनाब जैसे कि ये ब्रैकेट बन चुका है, इसके अंदर हम लोग को लगाना होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैंने कहा डबल इन्वर्टेड कॉमा ये लगा दिया, ठीक है। इसको लगाने के बाद में आप इसके अंदर कुछ भी लिखें। जनरली लोग जब सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। पर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आपको बोर नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा माई नेम इज शुभम, ठीक है। तो माई नेम इज शुभम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भैया हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा जाता है, तो हेलो वर्ल्ड देखो कोई जरूरी नहीं आप हेलो वर्ल्ड ही लिखो। ये टर्म बन गया है कि जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हो तो जो पहला प्रोग्राम बनाते हो उसमें आप हेलो वर्ल्ड लिखते हो। हेलो वर्ल्ड मतलब वो प्रोग्राम ने जन्म लिया है तो वो पूरे वर्ल्ड को हेलो बोल रहा है, ठीक है, नमस्ते कर रहा है। एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है हेलो वर्ल्ड लिखने का। बाकी लिखने को आप अपना नाम, अपने दोस्त का नाम, कुछ भी मैसेज लिखो वो सब उसी तरीके प्रिंट होंगे जिस तरीके हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। तो अभी क्या किया, प्रिंटफ लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर और एक मैसेज लिखा मैंने माय नेम इज शुभम, ठीक है, और लास्ट में मैंने एक सेमीकोलन लगा दिया।
अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करने पे देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इस तरीके जूम करूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो माय नेम इज शुभम प्रिंट हो चुका है, ठीक है, मेरे कर्सर की तरफ आप देख सकते हो। तो ये जो माय नेम इज शुभम प्रिंट हुआ है, ये किस वजह से प्रिंट हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ये मैसेज लिखा है। आप कहोगे भाई सिर्फ इतने ही के लिए प्रिंटफ यूज होता है, नहीं, हर जगह हर चीज को प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ ही यूज होगा। तो प्रिंटफ के और भी कई तरीके से यूज किए जाते हैं, वो सारे एक एक चीजें हम लोग समझने वाले हैं। और प्रिंटफ किसकी वजह से यूज हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे stdio.h आपने लिख रखा है। अब जनाब अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा दूं, फिर मैं इसी चीज को रन करूं, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। और एरर ने बताया कि बिफोर रिटर्न करने से पहले आपको सेमीकोलन लगाना चाहिए, ठीक है। तो सेमीकोलन ना लगने के कारण हमारा ये कोड रन नहीं हुआ और यहाँ पे एरर शो हुआ। तो लास्ट में कोई भी फंक्शन कंप्लीट होता है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। अभी बच्चों की चीजें थी, अब थोड़ा और इसमें हम लोग इनहेंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने लिखा माय नेम इज शुभम। अब देखो सेमीकोलन लगाने के बाद भी एक बार हम लोग फिर रन कर लेते हैं, तो देखो फिर से वो चीज आ चुकी है। तो मतलब कोड तो हमारा रन होगा, बस आपने सिंटेक्स सही लिखा हो। अब हम लोग जैसे माय नेम इज शुभम लिखा है, इसी के आगे लिख दे आई एम अ कोडर, ठीक है। मैं सिंपल लिख देता हूँ आई एम अ कोडर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये दोनों एक साथ आएंगे, माय नेम इज शुभम आई एम अ कोडर। तो कहोगे भाई एक साथ लिखा है तो एक साथ ही आएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एक और प्रिंटफ लगा लूँ, यहाँ पे एक और प्रिंटफ कर लूँ, एक सेकंड मेरे को देना। यहाँ पे कंट्रोल डी एक शॉर्टकट होता है, उसका यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूसरी लाइन में लिखूँ आई एम अ कोडर, मैं दूसरी लाइन में लिखूँ आई एम अ कोडर। अब मैं इसको रन करूँ तो अब देखता हूँ कि क्या होगा। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल को क्लियर करते चलता हूँ, जिससे आपको पुरानी हिस्ट्री ना दिखे। अब मैं इसको देखो दोबारा से रन कर रहा हूँ, तो देखो अभी भी वही चीज़ सेम हो रहा है। माय नेम इज शुभम आई एम अ कोडर, आई एम अ कोडर, क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है, इस वजह से 2 बार आया है। मैं एक बार हटा के फिर से रन कर देता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखना, ये देखो माय नेम इज शुभम आई एम अ कोडर, ठीक है। तो अब जनाब ये देखो कि दोनों बिल्कुल सट के आ रहे हैं, आई तो बिल्कुल शुभम से चिपका हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है, जबकि उन्होंने 2 प्रिंटफ अलग अलग फंक्शन यूज करें तब भी ये हो रहा है। तो जनाब सी लैंग्वेज की खासियत यही होती है कि वो एक ही लाइन में सभी चीज़ों को प्रिंट कराते चलती है, जब तक आप उसको खुद से ये ना कहें कि ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको नेक्स्ट लाइन से प्रिंट कराओ। जब तक आप इसको बताएंगे नहीं कि न्यू लाइन से प्रिंट कराना है, तब तक ये खुद से नहीं करेगा। और ये चीज़ मैंने पहले भी आपको सी के स्ट्रक्चर जब समझा रहा था तब ये चीज़ बताई थी। तो अगर हम लोग को न्यू लाइन से लेकर आना है तो शुभम के आगे हम लोगों को बैक स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश और एन लगा देना है। ये जो बैक स्लैश एन है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ये और भी कई टाइप के होते हैं, पर जो बैक स्लैश एन है ये करता क्या है, दूसरे स्टेटमेंट मतलब दूसरी लाइन को एक न्यू लाइन में लाता है। कि जैसे माय नेम इज शुभम ऊपर की लाइन में, आई एम अ कोडर उसके नीचे की लाइन में आएगा। जब तक आप बैक स्लैश एन नहीं लगाओगे तब तक ये चीज़ नहीं होगी, तब तक एक ही लाइन में आएगा, पर बैक स्लैश एन लगने के बाद में जनाब वो न्यू लाइन से आएगा। तो चलिए मैं इसको करने क्या वाला हूँ, मैं इसको कर दूंगा यहाँ से फिर से रन, ठीक है। तो अब देखो माय नेम इज शुभम ऊपर वाली लाइन में और आई एम अ कोडर नीचे वाली लाइन में आ रहा है जनाब। अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन के बाद मैं 2 बार स्पेस ले लूँ, ठीक है, इस तरीके 2 बार स्पेस ले लूँ और फिर मैं इसको रन करूँ, मतलब 2 बार स्पेस लेने के बाद में फिर से मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा जनाब। चलिए रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखो यहाँ पे आई एम अ कोडर जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके पहले देखो 2 स्पेस का गैप आ गया है, ठीक है। आई एम अ कोडर जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके पहले 2 गैप आ चुका है, टर्मिनल पे आप देखिए। तो ये गैप क्यों आ रहा है, ये गैप इस वजह से आ रहा है कि अगर आप बैक स्लैश एन के बाद जितना भी गैप देंगे उतना न्यू लाइन के बाद गैप आ जाएगा, मतलब न्यू लाइन उतने ही गैप के बाद स्टार्ट होगी। अगर इसके आगे भी आप कुछ लिख देते हो, जैसा कि यू लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है, यू लिख दिया, तो देखना ये न्यू लाइन से यू भी आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो देखो न्यू लाइन से यू भी आने लगा। तो ये मान के चलो बैक स्लैश एन के बाद अगर आप स्पेस देते हो तो न्यू लाइन से स्पेस भी आएगा, कुछ लिख देते हो तो वो भी आएगा। तो आपको इसी हिसाब से समझ के चलना है कि बैक स्लैश एन के बाद आप कुछ ना लिखें तब न्यू लाइन स्टार्ट हो रही होगी बिल्कुल आराम से, ठीक है। अगर उसके बाद एक स्पेस भी दिया है तो वो स्पेस भी न्यू लाइन के आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। उसी तरीके मैंने आपको बताया था कि बैक स्लैश एन के बजाय अगर हम लोग बैक स्लैश टी लगा दें, तो जैसे एन तो लगा ही है, मान लो बैक स्लैश एन लगा है और यहाँ पे मैं बैक स्लैश टी लगा दूँ, तो बैक स्लैश टी से क्या होता है,
आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर एक बटन होती है जिसका नाम होता है टैब, ठीक है। टैब बटन जब आप दबाते हैं तो लमसम 2 या 3 स्पेस का फर्क आ जाता है, मतलब 2 या 3 बार जब आप स्पेस बटन दबाएंगे तो जितना स्पेस आएगा उतना अकेले टैब बटन दबाने से आता है, ठीक है। तो टैब दबाते ही आपका उतना स्पेस आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को टैब बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग ने चूंकि /T लगा दिया है तो ऑटोमेटिक उतना स्पेस ये लेकर चलेगा। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं। तो ये देखो जितना इसने टैब में स्पेस लेना था उतना इसने स्पेस ले लिया, एक टैब बटन में जितना स्पेस ही लेता है। जितना हम लोग 3-4 बार स्पेस बटन दबाते हैं उतना स्पेस इसने एक /T लगाने से ले लिया। तो अगर आप स्पेस देकर लिखना चाहते हो नेक्स्ट लाइन को तो आप /T लगा सकते हो, ठीक है। बाकी ये कोई इतना खास नहीं है, और जो खास है मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम लोग // के साथ लिखते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जैसे शुभम लिखा हुआ है, ठीक है, तो शुभम के अगर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना चाहें, ठीक है जनाब, तो कैसे होगा। शुभम को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना चाहें तो कैसे होगा। कहोगे सर बहुत सरल है, उसमें कठिनाई क्या है। चलो इस वाले को हटा देते हैं, प्रिंट को ऊपर वाले समझते हैं। शुभम के पहले मान लो हम लोग लगा देते हैं डबल, पहले हम लोग सिंगल को समझते हैं। तो मैंने सिंगल लगाया और इधर भी एक सिंगल लगा दिया, तो क्या ये प्रिंट होगा। हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद ये देखिए शुभम के अगल बगल एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ गया है, ठीक है। पर इसी तरीके अगर हम लोग यहाँ पे अगल बगल यहाँ पे मल्टीपल मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, ये डबल लगाया और इधर भी हम लोग डबल लगा दें, ठीक है, तो अब जनाब यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपका एरर देगा। क्यों देगा एरर जनाब। आप कभी भी देखो एक चीज़, ये देखो यहाँ जहाँ से पहला इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है यहाँ से इसने प्रिंट करना स्टार्ट किया, और जहाँ पे ये दूसरा इन्वर्टेड कॉमा लगा यहाँ तक इसने प्रिंट कर दिया। तो प्रोग्राम इतना तो समझ गया, पर उसके बाद जो चीज़ें आपने लिखी हैं उसके बाद वो समझेगा यही नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है। वो तो कहेगा ये तो गड़बड़ है, ये तो मेरे सिस्टम में है ही नहीं, तो ये क्या लिख दिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे वो समझ नहीं पाएगा और आपका एरर शो होगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने रन किया और यहाँ पे देखो एरर आ गया ये पूरा, ठीक है। तो एरर इसी वजह से आया कि हम लोग डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर किसी वर्ड पे लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते हैं। तो कहोगे भाई ये इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगा नहीं सकते हैं डायरेक्ट, तो कैसे लगा सकते हैं। तो फिर देखो अभी /n हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे लगा सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ। आपको जहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है उससे पहले आपको // लगाना है, // लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अगर आपको दूसरी तरफ लगाना है तो यहाँ पे भी // पहले लगाओ, ठीक है, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे कोई भी एरर जनाब आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब इसने समझ लिया है कि ये // इसलिए मतलब // इसको बता देता है कि अच्छा ये चीज़ ये लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है तो उससे पहले आपको एक // लगाना होगा अगर किसी वर्ड पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहते हैं तो। अब मैं इसको रन करता हूं, तो रन करने से पहले इसको ये देखिए मैंने रन किया, ओके, इसने कुछ एरर बताया, एरर तो होना नहीं चाहिए। इसने क्या बताया है, एरर मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। भैया टर्मिनेटिंग कैरेक्टर लगा तो है, ओके ठीक है। इसको फिर से रन करते हैं, ओके रन हो गया। ये देखो कुछ कभी कभी होता है एरर अपने आप आते हैं, क्योंकि आप इसको टर्मिनल से जब रन करेंगे तब नहीं आएगा। अभी हम लोग इंस्टेंशन द्वारा यहाँ से रन कर रहे हैं, ये ऑटो रन वाली इंस्टेंशन है, तो इसमें अपने आप कभी कभी एरर आता है, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका कोड सही है, आपका दिल जानता है कि मैंने कोड सही लिखा है, तो आप बिल्कुल भी उस पर परेशान ना हो, दोबारा से उसको काट के रन करें। और क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा कोड सही है 100%, तो मैंने दोबारा से उसको चेक कर लिया। अब देखिए जनाब यहाँ पे नीचे देखिए जहाँ मैं शुभम को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए शुभम को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अगल बगल डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया है। तो इस तरीके से जब किसी पर्टिकुलर वर्ड के अगल बगल आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहते हैं तो जनाब आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि उससे पहले / लगाना होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछूंगा कि चलो मान लिया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के लिए / लगा लिया, पर मुझे इस तरीके से / शो कराना हो, प्रिंटफ के अंदर मैसेज के साथ / शो कराना हो। मेरे क्वेश्चन को समझिए कि अगर मैं इस तरीके से / को शो कराना चाहता हूँ तो कैसे पॉसिबल होगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, क्या ये रन हो जाएगा। देखो इसने तुरंत एरर दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट / को भी शो नहीं करा सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग / को भी शो नहीं करा सकते हैं। तो ये / अगर हम लोग को प्रिंट कराना है आउटपुट में तो कैसे होगा, तो इसके लिए भी एक स्केप सीक्वेंस यूज़ करना होगा जिसमें आपको 2 / लगाने होते हैं। मतलब एक / शो कराने के लिए दूसरा / साथ में लगेगा, तो तब एक शो होगा। मतलब समझ रहे हो कि ये स्केप सीक्वेंसेस है। स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि आप एक चीज़ शो कराने के लिए पहले एक / लगाते हो।
चाहे आप इन्वर्टेड कॉमा शो करा रहे हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, चाहे आप बैक स्लैश शो करा रहे हो, चाहे आप एक न्यू लाइन में ले जा रहे हो, चाहे आप एक टैब जितनी स्पेस दे रहे हो, ये आपको लगाना ही होता है। तो यहाँ पर हमको बैक स्लैश आउटपुट में दिखाना है, तो उससे पहले भी एक बैक स्लैश लगाएंगे स्केप सीक्वेंसेस के तौर पे। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन करने पे देखना अब ये रन हो जाएगा और देखो ये बैक स्लैश आउटपुट में आ गया। एक ही आया है क्योंकि दूसरा तो उसको शो कराने के लिए लगाया गया है, ठीक है। एक आउटपुट में आएगा, दूसरा उसको शो कराने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है। तो क्या मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दूँ? अगर थोड़ा आपके पास टाइम हो तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं कमेंट कर देता हूँ कि जो बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, फॉर न्यू लाइन, ठीक। और उसके बाद में दूसरा कमेंट कर देता हूँ बैक स्लैश टी किसके लिए होता है, मैं सब एक एक चीज़ों के लिए लिखे देता हूँ। बैक स्लैश टी फॉर टैब स्पेस, टैब बटन स्पेस के लिए, ठीक है। अगर आप टैब जितना स्पेस देना चाहते हो, फॉर टैब स्पेस। और उसके बाद मैंने बताया अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा आप शो कराना चाहते हो तो बैक स्लैश फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। तो फॉर इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। और एक और बचा डबल बैक स्लैश। जब अगर आपको बैक स्लैश शो कराना है तो डबल बैक स्लैश लगाना होगा, फॉर शोइंग बैक स्लैश, ठीक। ओके, समझ में आ गया। तो ये सारे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगा, बिकॉज मुझे और भी चीज़ें समझानी है। अगर आप बैक स्लैश एन लगाते हैं तो उससे न्यू लाइन में आपका नई लाइन स्टार्ट होगी, नया स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। बैक स्लैश टी लगाते हैं तो टैब जितना स्पेस आ जाएगा। बैक स्लैश इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, तब आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा शो होगा। बिना बैक स्लैश के डबल इन्वर्टेड कॉमा शो नहीं होगा, आपका एरर शो होगा, ठीक है। और अगर आपको बैक स्लैश आउटपुट कराना है तो ये बैक स्लैश उसके साथ में लगाना पड़ेगा। चलिए अब मैं इसको रन कर देता हूँ, अरे सॉरी इसको हटा देता हूँ क्योंकि आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब मैं बताऊंगा कि अभी तक मैंने क्या समझा कि हम लोग यहाँ पे कोई मैसेज लिख रहे थे, वो प्रिंट कर रहा था, ठीक है। प्रिंट उसको आउटपुट में शो कर रहा था। अब हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल है। वेरिएबल मैंने कल के दिन आपको पढ़ाया था। वेरिएबल क्या होता है? डब्बा होता है, कंटेनर होता है, जिसके अंदर हम लोग कोई डाटा स्टोर करते हैं। तो मान लो एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई डाटा स्टोर है, उसको हम लोग कैसे प्रिंट करा सकते हैं जनाब, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल हम लोग बनाएंगे इंट वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम, मतलब देखो इंट तो डेटा टाइप हो गया कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरीके का डेटा आएगा, ये बताएगा इंट बताएगा कि इस जो नम नाम का डब्बा है इसके अंदर क्या डेटा आएगा। इसके अंदर डेटा आएगा इंटीजर टाइप का। आई होप आपने डेटा टाइप और वेरिएबल वाली वीडियो देख रखी है, अगर नहीं देखी प्लीज उसको देखे जाके, तब आपको डाउट क्लियर होंगे। इंट ये बता रहा है कि किस टाइप का डेटा टाइप होगा, मतलब इसके अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर कराना है। तो इसके अंदर हम लोग को स्टोर कराना है यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा। तो मैंने कहा भैया 100 इसके अंदर डाल दो, और मैंने सेमीकोलन भी लगा दिया। ओके, अब जनाब क्या करना है, एक एक चीज़ें देखो बिल्कुल समझते चलो, कहीं पे भी आपको एरर नहीं आना चाहिए। तो इंटीजर में हम लोग ने नम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इंटीजर डेटा डाल दिया। अब हम लोग अगर इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे, तो देखो मैं इस मैसेज को हटा देता हूँ। मैसेज हटाने के बाद में ये डेटा किस तरीके का, ये डेटा है ये डेटा है आपका इंटीजर। तो इंटीजर डेटा जब कभी आपको प्रिंटएफ में दिखाना हो तो उसके लिए आपको क्या लगाना होता है, %d, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लगाना होता है %d। %d किसके लिए, इंटीजर टाइप के डेटा के लिए। इंटीजर टाइप का डेटा क्या होता है, जिसमें पॉइंट दशमलव नहीं लगा होता है, ठीक है, डेसिमल जिसमें नहीं होता है। ओके, %d, और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपको एक कॉमा लगाना होता है। कॉमा लगाने के बाद में आपको उस वेरिएबल का नाम डालना है जिसके अंदर वो डेटा स्टोर है। तो वेरिएबल का नाम क्या है, नम, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम लिख देंगे भैया नम। चलिए अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद में देखो इसने 100 प्रिंट करा दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ये देखिए 100 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर स्टोर डेटा को भी प्रिंट करा सकते हैं जनाब, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीजर के लिए करें। अब हम लोग इसी के लिए फ्लोट टाइप का डेटा बनाते हैं। फ्लोट क्या होता है, जिसके अंदर डेसिमल होते हैं। तो मैंने कहा फ्लोट टाइप का डेटा हमको स्टोर कराना है। वेरिएबल का नाम दे देंगे हम लोग टोटल, ठीक है, टोटल। और इसके अंदर हम लोग कितना प्रिंट कराएंगे, 94.5,
और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे इसको टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जिस तरीके से हम लोग ने इंटीजर टाइप का डेटा प्रिंट कराया था उसी तरीके से हम लोग प्रिंट कराएंगे, बस छोटा सा इसमें चेंजमेंट करना है। छोटा सा क्या, जहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है वहाँ पे परसेंटेज एफ कर देना है। परसेंटेज एफ किसके लिए, परसेंटेज एफ होगा फ्लोट टाइप के डेटा को प्रिंट कराने के लिए। जब कभी भी किसी वेरिएबल के अंदर मतलब किसी कंटेनर के अंदर दशमलव वाला मतलब डेसिमल वाला डेटा सेव होगा, फ्लोटिंग डेटा, ठीक है, तो फ्लोट डेटा को प्रिंट कराने के लिए परसेंट एफ लिखना होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद कॉमा लगाना है और यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे नम है तो नम के बाद हम लोग यहाँ पे अब क्या नाम देंगे, टोटल, क्योंकि वेरिएबल का नाम मतलब उस डिब्बे का नाम है टोटल, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब इसको भी प्रिंट कराते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया, पर एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी होगी, एक सेकेंड, 1009, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रिंट करा रहा है, पर आप एक चीज देखो कि मैंने बैक स्लैश एन नहीं लगाया है, तो ये साथ में प्रिंट करा दिया इसने। आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो पहले वाले में हम लोग ने 100 स्टोर किया, हाँ या ना, दूसरे वाले में हम लोग ने कितना स्टोर किया, 94.5। तो इसने पहले देखो यहाँ पे स्टोर किया 100, यहाँ पे प्रिंट में आया 100, देखो यहाँ तक इतना 100 हुआ और 100 का जस्ट बाद से 94.5 आ गया। ये 00 तो इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग जब भी डेसिमल में कोई चीज़ लिखते हैं तो आगे के 4 या 5 अक्षर लेकर लिखते हैं, मतलब 4 या 5 डिजिट लिख देते हैं। तो ये देखो 94.5 तो आ रहा है, पर वो 100 के बिल्कुल बगल में चिपक के आ रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाना होगा, क्योंकि वो न्यू लाइन से मैं लेकर आना चाहता हूँ। ये हमेशा ध्यान रखना, सी लैंग्वेज कभी भी आपको नई लाइन से कोई भी रिजल्ट शो नहीं कराएगी जब तक आप उसमें बैक स्लैश एन ऐड ना करें। अब जनाब मैं जैसे इसको रन करूँगा, रन करने के बाद में इसने कहा कि देखो फिर से इसने कुछ अपना ज्ञान दिया और उसके ज्ञान को हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फालतू का एरर है, कहीं पे भी इसमें कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ उसको, प्रिंटफ, ओके। तो देखो गलती, देखो कभी कभी होता है क्या, गलती आपकी भी होती है और कभी कभी होता है कि सिस्टम की भी होती है, पर यहाँ पे गलती हम लोग से हुई है। हम लोग ने क्या किया कि परसेंट जो हम लोग ने बैक स्लैश एन लगाया है वो देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगाया है, जबकि ये अंदर लगता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे परसेंट डी जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पर बैक स्लैश एन लगाएंगे। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यही चीज़ समझी है, ठीक है। बैक स्लैश एन लगाया पर परसेंट डी जहाँ पे लिखा हुआ है मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लगेगा। एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर काम करते हैं। तो जनाब इसको रन किया, रन करने के बाद में अब देखो 100 ऊपर वाली लाइन में आया है और 94.5 नीचे वाली लाइन में आया है जनाब, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा जब नया कोई लाइन में दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको बैक स्लैश एन लगाना होता है, तब न्यू लाइन में प्रिंट होगा। भैया इतना तो समझ चुके हैं, अब आप मेरे को ये बताओ कि कैरेक्टर टाइप का जो डेटा होता है उसको प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करना होगा। तो चलिए बताता हूँ, एंटर दबाया, अब मैंने कहा कैरेक्टर, CHER कैरेक्टर, ठीक है। और कैरेक्टर के लिए मैं एक बनाऊंगा यहाँ पे सेक्शन नाम का वेरिएबल, ठीक है। एक कंटेनर वाला एक डब्बा बना रहा हूँ जिसका नाम है सेक्शन। और जब भी कैरेक्टर को हम लोग स्टोर कराते हैं तो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कराते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ए, लास्ट में मैं लगा दूंगा सेमी कॉलन, ठीक है। और अब जनाब देखो इसको हम लोग प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया प्रिंटफ बनाया, जहाँ परसेंट एफ लिखा है वहाँ पे परसेंट सी कर दो। परसेंट सी किसके लिए, आपके कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप के लिए, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए, ठीक है। और टोटल जहाँ लिखा है वहाँ पे हम लोग सेक्शन लिख देंगे, क्योंकि जो हमारा परसेंट सी जो यहाँ पे लगा रहे हैं, जो हमारा ये है, ये डेटा टाइप जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है उस वेरिएबल का नाम है सेक्शन, ठीक है। उसका क्या नाम है, सेक्शन। तो हम लोग कॉमा के बाद वो लिखते हैं जो वेरिएबल का नाम होता है, तो कॉमा के बाद हम लोग सेक्शन लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे भी हम लोग को एक बैक स्लैश एन लगाना होगा, तभी ये शो होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लगाते हैं बैक स्लैश एन और इसको रन करा दिया। रन कराने के बाद जनाब देखो अब 3 चीजें शो हुई, 100 शो हो गया, 94.5 शो हो गया और ए शो हो गया। तो एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, एक आपका फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप है और एक ए जो है ये आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है। तो जनाब अब एक चीज़ आप यहाँ पे पहले आमतौर पे थोड़ा समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि परसेंट डी किसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, परसेंट एफ किसके लिए और परसेंट सी के लिए किसके लिए। तो हम लोग सबसे पहले बता दें कि हम लोग परसेंट डी यूज़ कर रहे हैं, परसेंट डी यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप। जब हम लोग को इंटीजर शो कराना हो, ठीक है, कोई भी डेटा हो जो इंटीजर हो तब, ठीक है। जब वेरिएबल के अंदर अगर कोई इंटीजर डेटा आपका सेव है, स्टोर है और उसको प्रिंट करा रहे हो तो परसेंट डी और उसके बाद में हम लोग बैक स्लैश फिर बैक स्लैश
सॉरी फॉरवर्ड स्लैश लगा के कमेंट किया %f यूज फॉर फ्लोटिंग डेटा टाइप, ठीक। और उसके बाद में %c किसके लिए, %c हमारा होगा यूज फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, तो मैंने यहां पे लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। %d आप प्रिंटफ में जब लगाएंगे जब वेरिएबल के अंदर इंटीजर डेटा हो, %f जब लगाएंगे प्रिंट करने के लिए जब आपके वेरिएबल के अंदर डेसिमल मतलब फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप हो, ठीक है, डेटा हो। और %c जब लगाएंगे प्रिंटफ के अंदर जब वेरिएबल के अंदर कोई कैरेक्टर हो, ठीक है, चाहे ABCDEFG हो, चाहे डॉलर हो, चाहे स्टार हो, चाहे कोई भी सिंबल हो, बस सिंगल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जनाब। इतने में तो कहीं आपको कोई डाउट नहीं है, अगर हो तो आप पूछ लो कि भैया इस टाइम पे यहाँ पे डाउट आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। वीडियो को अगर आप हो सके थोड़ा पीछे करके भी देखा करो, मैंने हो सकता है वो डाउट सॉल्व किया हो, आपका माइंड कहीं और हो और आपने उस चीज़ को ना सुना हो। इतना यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल के अंदर कोई डेटा अगर स्टोर है तो हम लोग उसको कैसे मतलब रन करा सकते हैं। अब हम लोग समझें कि मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ कैसे हम लोग रन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समझेंगे कि मल्टीपल वेरिएबल भी रन कराएंगे और मल्टीपल डेटा टाइप भी एक साथ रन कराएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ। हटाने के बाद में जनाब अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा प्रिंटफ बनाएंगे। Ctrl Z करके हम लोग सोच रहे हैं एक प्रिंटफ वापस ले लें, इसको से केवल रे निकाल लेते हैं। ओके, अब बाकी सबको हटा देते हैं। ठीक, आप समझो क्या करने वाले हैं, एक एक चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि एक नम है इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। एक और बना लेते हैं इंट, जिसके अंदर num2 रख देते हैं। मैंने कहा num2 इसका नाम रख दिया, इक्वल का निशान लगाया क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसको मैंने 5 से दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास 2 डिब्बे बने हैं, एक नम नाम से जिसके अंदर 100 है, एक दूसरा डब्बा बना है जिसके अंदर 5 है, 2 है, हाँ या ना। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मैं देखो इसको पूरा खाली कर दिया हूँ, ठीक है, प्रिंटफ को, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डबल लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब समझो कि एक साथ हमको इंट नम और num2 दोनों को प्रिंट कराना है। समझ रहे हो कि एक साथ हमको दोनों डब्बे का रिजल्ट दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले जनाब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे %d लगाएंगे, ठीक है। %d लगाया किसके लिए, पहले वाले के लिए, ठीक है। तो हम लोग जनाब यहाँ पे सबसे पहले %d लगाएं, उसके बाद में जनाब फिर थोड़ा स्पेस लिए, फिर %d लगा दिए, इधर गए, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद में अगर पहले आपको नम शो कराना है तो नम लिख दिया भैया, नम के अंदर कितना है 100। उसके बाद में हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में दूसरा कितना हमको num2 शो कराना है तो हमने कर दिया num2। ओके, इतना आपको क्लियर है। तो जनाब अब आप समझ चुके होंगे कि num2 के अंदर जो है वो बाद में शो होगा और num के अंदर जो डेटा है वो पहले शो होगा। अगर हम लोग num2 को पहले कर दें तो जो 5 है वो पहले शो होगा और 100 है वो बाद में शो होगा। पर अभी हम लोग ने सिर्फ num को पहले रखा है, इसलिए 100 पहले शो होगा और 5 बाद में। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद में देखो 100 और 5 आ चुका है। तो हम लोग ने क्या किया, 2 वेरिएबल जिसके अंदर 2 अलग अलग डेटा है, मतलब है इंटीजर टाइप का ही, पर हम लोग ने 2 वेरिएबल का डेटा एक प्रिंटफ में शो करा दिया, एक साथ मतलब शो करा दिया, ठीक है। मतलब मैं आपको एक बार फिर से इसको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो थोड़ा सा 1 सेकंड का समय दीजिए। ये देखिए मैंने किया क्या कि एक प्रिंटफ का यूज किया और एक प्रिंटफ में मैंने 2 वेरिएबल का डेटा शो कराया है। मतलब एक देखो नम और एक num2, 2 डिब्बे हैं, दोनों डिब्बे का डेटा एक ही प्रिंटफ से शो करा दिया। वो कैसे कराया, पहला जो %d है वो मैंने पहले वाले के लिए लिखा, दूसरा जो %d है वो मैंने दूसरे वाले के लिए लिखा। अब ये कैसे तय होगा कि पहला वाला शो होगा कि दूसरा वाला शो होगा, मतलब हमको ये बताना है कि पहले कौन सा शो होगा, दूसरा कौन सा शो होगा। तो जिसका नाम आप पहले लिखोगे वो पहले शो होगा, जिसका नाम आप बाद में लिखोगे वो बाद में शो होगा। तो हम लोगों ने नम पहले लिखा है इसलिए 100 पहले शो होगा और num2 लिखा है फिर 5 उसके बाद शो होगा। तो मैं रन करके दिखाता हूं। तो देख लो 100 पहले शो हुआ, 5 बाद में शो हुआ। अगर हम लोग इसी को चेंज कर दें, जो यहाँ पे है इसको कर दें num2 और जो वहां पर है उसको सिर्फ नम कर दें, तो देखो उल्टा हो जाएगा। अब पहले 5 शो होगा फिर 100 शो होगा। ये देखिए पहले 5 शो हुआ फिर 100 शो हुआ आउटपुट में, ठीक है। तो अब जनाब एक चीज देखो, इन दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है, 5 और 100 के बीच में स्पेस आ रहा है। स्पेस कैसे आया,
मैंने तो कहा था बैक स्लैश एन लगाएंगे तब आएगा, तो भैया यहाँ पे आपका बैक स्लैश एन तो कहीं लगा नहीं, तो स्पेस कैसे आया दोनों के बीच में? तो जनाब आपने ये %d और ये %d के बीच में देखो स्पेस दिया है, क्योंकि ये एक ही फंक्शन है उसके बीच में आपने स्पेस देकर लिखा है, इसलिए स्पेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ दोनों %d के बीच से स्पेस हटा दूं, मैंने स्पेस हटा दिया, अब मैं देखो जैसे इसको रन कराऊंगा तो देखो अब स्पेस नहीं आया, अब इसने डायरेक्ट 5 के आगे 100 प्रिंट करा दिया है और ये देखने में 5100 लग रहा है। तो जनाब अगर आप इसके बीच में जितना स्पेस देंगे, मान लो मैं और ज्यादा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, तो अब मैं अगला जब प्रिंट कराऊंगा तो देखो इसने 5 के बीच में उतना स्पेस ले लिया। तो 2% के बीच में आप जितना स्पेस देंगे उतना ही रिजल्ट में उन वैल्यू के बीच में स्पेस आ जाएगा जनाब, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या समझा कि एक प्रिंटफ मतलब एक फंक्शन के अंदर हम लोग 2 या 2 से ज्यादा भी वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने 2 वेरिएबल को प्रिंट कराया, एक 100 वाले को, एक 5 वाले को, पर हम लोग चाहे तो और भी वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं जनाब। अब हम लोग क्या समझेंगे कि अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ये दोनों इंटीजर टाइप का डेटा था, हाँ या ना, दोनों इंटीजर टाइप का था, पर अब हम लोग फ्लोटिंग को भी इसी के साथ शो कराएंगे, ठीक है। एक प्रिंटफ के अंदर 2 इंटीजर और एक फ्लोटिंग टाइप का डेटा भी हम लोग शो कराएंगे। तो कैसे होगा चलिए समझते हैं। मान लो फ्लोटिंग टाइप का डेटा हम लोग शो करा रहे हैं, तो %d के बाद हम लोग दूसरा %f लिखेंगे, मतलब उसको बीच में शो कराना है, इसलिए तो मैंने कहा %f किसके लिए? ये टोटल के लिए, ठीक है। अब समझो कि भैया num2 पहले शो हो रहा है, ठीक है, num1 बाद में शो हो रहा है और इनके बीच में हमको टोटल को शो कराना है, मतलब फ्लोटिंग टाइप का डेटा शो कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में टोटल लिखेंगे। तो मैंने कहा टोटल और कॉमा लगा दिया। अब देखो जिस सीक्वेंस में जिस लाइन से आप यहाँ पे लिखोगे उसी लाइन से शो होगा। पहले आपने वेरिएबल में लिखा है num2, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपने num2 लिखा है तो num2 में जो होगा डेटा 5 है तो 5 आएगा। फिर आपने कॉमा के बाद लिखा है टोटल, तो टोटल में जो डेटा है 94.5 वो आएगा। फिर आपने यहाँ पे num लिखा है तो num में जो डेटा है 100 वो आएगा। पर आप जिस हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे भी सीक्वेंस होना चाहिए। पहला %d आपने लिखा तो चलिए वो num2 के लिए हो गया। फिर आपने %f लिखा है तो आपको यहाँ पे टोटल ही लिखना है। अगर मैं इसको num को बीच में कर दूं, टोटल को इधर कर दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ने यहाँ पे %f को बीच में लिखा है तो %f के जो वेरिएबल नेम है, जो टोटल उसका वेरिएबल का नाम है, उसको भी हम लोग को बीच में ही लिखना पड़ेगा। हम लोग अगर यहाँ पे उसको जो हम लोग शो करा रहे हैं %f अगर बीच में लिख रहे हैं तो इसको भी बीच में ही लिखना पड़ेगा। अगर इसको लेफ्ट या राइट में लिखते हैं तो इसको भी हम लोग लेफ्ट या राइट में ही लिखते हैं। तो उसके नाम को और उसके जो डेटा टाइप को, जो आइडेंटिफायर है जो उसको शो करा रहा है, उसको भी आप वहीं पे लिखें, ठीक है। अब मैं रन कराऊंगा तो क्या लिख के आएगा मैं बताता हूं। सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 94.5, फिर आएगा 100, ठीक। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूं टर्मिनल को और एक बार आपके सामने इसको रन कराता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे रन कराया इसको तो देखो सबसे पहले 5 आया, ठीक, फिर 94.5, फिर 000 आया, क्योंकि 00 आता है। फ्लोटिंग टाइप का डेटा जब आप प्रिंट कराओगे तो आगे के 4 नंबर तक वो रिजल्ट शो कराता है। कभी आप बचपन में जब भाग करते होगे तो आप भी देखते होगे कि आगे हम लोग 4 अक्षर तक का उसको रिजल्ट निकाल लेते थे। फिर 100 आया। अब हम लोग चाहें तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। मान लो यहाँ num कर दें और इसको num2 कर दें, तो अब पहले 100 आएगा, फिर 94.5 आएगा, फिर आपका 5 आएगा। चलिए रन करते हैं। तो देखो पहले 100 आया, फिर 94.5 000 आया, फिर आपका 5 आया, ओके। अब अगर हम लोग चाहें तो %f को मान लो हम लोग बाद में शो कराना चाहते हैं, ठीक है, %f को हम लोग बाद में शो कराना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। सबसे पहले जहाँ %d लिखा है इसको लास्ट में लिखेंगे और यहाँ से जो टोटल लिखा है इसको भी लास्ट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे num2 पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको और कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में जो लास्ट में कॉमा लगा हुआ है फालतू का, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब मैं रन कराऊंगा तो जो आपका ये 94.5 है ये सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले 100 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 94.5 आएगा। तो एक सेकेंड, इसने कहा %d %f और इसने कुछ अपना ज्ञान बताया। फिर से इसको रन करके देखते हैं। चलिए देखिए आ गया, ठीक है। तो कभी कभी आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके अंदर नहीं है। देखो 100, उसके बाद 5, फिर 94.5 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जिस सीक्वेंस से लिखेंगे
उसी सीक्वेंस से वहां पे शो होगा। अगर पहले आप कोई इंटीजर डेटा लिख रहे हैं %d तो आपको उसके वेरिएबल का भी नाम पहले लिखना है। अगर आप कोई फ्लोटिंग टाइप का डेटा का लिख रहे हैं %f तो उसके वेरिएबल का नाम पहले लिखना है। तो जो सीक्वेंस पहले आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वही सीक्वेंस आपको बाद में भी लिखना है जनाब। इतना आपको क्लियर हो चुका है? तो गाइस इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपको देखो क्या क्या सीख चुके हो। आप सीख चुके हो कि प्रिंटफ किस तरीके काम कर रहा है, प्रिंटफ के अंदर आप कोई मैसेज कैसे प्रिंट करा सकते हो, प्रिंटफ में आप वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है डेटा उसको कैसे प्रिंट करा सकते हो। इंटीजर के लिए आप %d, फ्लोटिंग के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c आपको बस लगाना होता है। फिर आपने सीखा कि अगर एक साथ हमको दो वेरिएबल का डेटा प्रिंट कराना है तो कैसे करा सकते हो। फिर आपने सीखा कि एक साथ हमको दो से या दो से अधिक वेरिएबल को प्रिंट कराना है पर अलग अलग डेटा टाइप भी हो, जैसे कि %f एक अलग डेटा टाइप है और %d एक अलग डेटा टाइप है, फिर भी वो प्रिंट हो रहा है। अगर हम लोग इसी के बाद लिख दे %c, चलिए एक और हम लोग ले लेते हैं, %c लिखा और यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, सेक्शन लिख देते हैं। टोटल के बाद सेक्शन लिख दे तो यहाँ पे ए भी प्रिंट हो जाएगा। मैंने कॉमा लगाया, फिर उसके बाद लिख दिया सेक्शन, ठीक है, मैंने लिख दिया सेक्शन। अब देखना ये भी प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बिल्कुल सही से सीक्वेंस में लिखा है। मैंने उसको रन किया, रन करने के बाद देखो पहले 100 शो हुआ क्योंकि नम के अंदर 100 सेव है, ठीक है। फिर आपका 5 शो हुआ क्योंकि नम 2 के अंदर आपका 5 सेव है, ठीक है। फिर आपका 94.5 आपका शो हुआ क्योंकि टोटल के अंदर आपका 94.5 सेव है, स्टोर है, ठीक है। फिर आपका ए आउटपुट में आया, शो हुआ क्योंकि सेक्शन के अंदर, सेक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर ए आपका स्टोर है, मतलब सेव है, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, सबको मैं हटा देता हूं। अब अगर आप इसको प्रोफेशनल तरीके से कभी लिखना चाहते हैं, कभी प्रोफेशनल तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे इंग्लिश में मैसेज लिखूंगा, ठीक है। इंग्लिश में मैसेज किस तरीके लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा वैल्यू ऑफ, या फिर वैल्यू ऑफ, हाँ ठीक है, वैल्यू ऑफ नम, नम की जो वैल्यू है इज। अब जो नम की वैल्यू है, मतलब नम कौन, पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला जो डब्बा है, पहला वाला जो कंटेनर है उसकी वैल्यू शो कराना है। तो मैंने यहाँ पे %d लगाया, ठीक है, %d। फिर उसके बाद में मैंने लिखा, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद एंड वैल्यू ऑफ टोटल। अब मैं क्या करना चाहता हूं, पहले मैं नम की वैल्यू दिखाना चाहता हूं, फिर मैं टोटल की वैल्यू दिखाना चाहता हूं। तो मैंने कहा %f क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का डेटा है, ठीक है, %f, ओके, इतना लिखा। और उसको लिखने के बाद में मैंने किया क्या कि यहां से लगा देंगे कॉमा, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद में सबसे पहले मैंने कौन सा डेटा यूज किया, डेटा टाइप का मतलब आइडेंटिफायर यूज किया है जो कि इंटीजर है, इंटीजर टाइप का आइडेंटिफायर है %d। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले नम को कॉल करूंगा, मतलब नम का वेरिएबल लिखूंगा, वेरिएबल नेम लिखूंगा, नम लिख दिया। फिर उसके बाद में %f किसके लिए लिखा था मैंने, %f लिखा था मैंने टोटल के लिए, तो फिर मैं टोटल को लिखूंगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, फिर टोटल को लिखूंगा कॉमा लगाकर, कॉमा लगाया और यहाँ पे इसको टोटल को लिख दिया। अब देखना ये किस तरीके प्रिंट होगा, और प्रिंट होने का स्टाइल आपका केवल देखिएगा, काफी अच्छा आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ नम इज 100 एंड वैल्यू ऑफ टोटल, देखो ये लिख के आया। हम लोग ने थोड़ा स्पेस दे दिया होता, चलिए यहाँ पे %d के पहले थोड़ा स्पेस दे देते हैं और %f के पहले भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं और अच्छा दिखेगा। ओके, मैंने रन कराया। अब देखो यहाँ पे ये लाइन आप पढ़ो, बस आपको काफी मजा आएगा पढ़ने में। वैल्यू ऑफ नम इज 100 एंड वैल्यू ऑफ टोटल इज यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इज 94.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से लिखते हो। सबसे पहले वो मैसेज लिखते हो जो आप प्रिंट कराना चाहते हो, फिर उसका आइडेंटिफायर मतलब %d लिखा जिससे वो इंटीजर टाइप का डेटा शो करेगा। फिर वो मैसेज लिखोगे जो आपको शो कराना है, फिर आप %f लिखोगे या %d लिखोगे, जो भी वो हो, ठीक है, आपका डेटा, और उसी हिसाब से आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है। पहले अगर आपने %d लिखा है तो आप %d का जो नाम हो, नम है तो नम लिखो, अगर num2 शो कराना चाहते हो तो num2, और अगर आपने %f पहले लिखा होता तो %f का जो नाम होता वेरिएबल का वो लिखते हैं। आई होप आपको इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रोफेशनल तरीका यही है, जब हम लोग कभी आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से printf लिखेंगे। इंग्लिश में भी मैसेज लिखते हैं, फिर वो नंबर, पर्टिकुलर नंबर जो कि नम के अंदर सेव है उसको शो कराने के लिए हम लोग ने यहाँ पे %d लिखा है। फिर %f के अंदर पर्टिकुलर जो नंबर सेव है उसको यहाँ पे शो कराने के लिए हम लोग ने %f लिखा है। तो आप ये मान के चल सकते हो ये %f नहीं है, ये 94.5 है, और ये %d नहीं है, ये आपका 100 है,
क्योंकि इसी जहां पे ये दिखेगा वहां पे वो आपका नंबर दिखने वाला है। तो ये मान के आपको लिखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं तो इस तरीके से लिख के आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं आपके मन में डाउट है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, मैं आपको एक एक डाउट को क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे से देखें, क्योंकि प्रिंटफ थोड़ा सा फंक्शन आपको समझना पड़ेगा। प्रिंटफ कुछ नहीं करता, प्रिंटफ सिर्फ आउटपुट में कोई भी चीज प्रिंट कराता है। बस हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, कभी कोई मैसेज प्रिंट कराने के लिए, कभी कोई वेरिएबल मतलब कोई डिब्बे के अंदर जो डाटा स्टोर है उसको शो कराने के लिए। अब डाटा भी 3 तरीके के अभी मैंने आपको बताए हैं, एक इंटीजर, एक फ्लोटिंग, एक कैरेक्टर। तो इंटीजर को शो कराने के लिए %d लिखते हैं प्रिंटफ के अंदर, फ्लोटिंग को शो कराने के लिए %f लिखते हैं और कैरेक्टर को शो कराने के लिए %c लिखते हैं। बस और कुछ नहीं है। और बस हम लोग ये ध्यान देते हैं कि हम लोग जो लिख रहे हैं जिस क्रम से लिखें, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस क्रम से लिखें उसी क्रम से हम लोग कॉमा लगाने के बाद उसके नाम, जो वेरिएबल का नाम है, लिखें, आगे पीछे ना करें। ओके, तो जनाब आई होप आपको वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर वीडियो को आप एक लाइक कर दें बस, तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन हो और अच्छा मतलब लगेगा कि मेरा मेहनत आपको सफल हो गया। ठीक है, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो कि वीडियो में जो समझाया गया वो आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया या फिर और क्या चीजें मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक सी प्रोग्रामिंग कोर्स के और भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जाकर कंप्लीट कोर्स करिए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी लाइफ की सीख लीजिए। फिर उसके बाद और भी मैं आपको सिखाते चलूंगा। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स टू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।